साल 2387। इंसान ने अंतरिक्ष में नई दुनिया बसाने का सपना देखा था। ऐसी दुनिया जहां पृथ्वी की सीमाओं से आगे जाकर मानव सभ्यता एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन कभी-कभी जिस भविष्य का सपना देखा जाता है, वही भविष्य इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। एक पूरा शहर धीरे धीरे बर्फ में दफन हो रहा था। एक विशाल कांच के गुंबद के नीचे बसी यह आखिरी मानव बस्ती अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उस गुंबद में जगह जगह दरारें थी। 3 बड़े जोड़ कमजोर हो चुके थे। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी को नहीं पता था कि इसे ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि इस तकनीक को बनाने वाले लोग सदियों पहले खत्म हो चुके थे। कई किलोमीटर दूर एक बर्फीले रेगिस्तान में एक आदमी बर्फ के अंदर पड़ा हुआ था। उसका नाम था डैन मॉर्गन, एक इंजीनियर। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह यहां पहुंचा कैसे। जब डैन ने अपनी आंखें खोली तो उसे सबसे पहले महसूस हुई ठंड। लेकिन यह कोई सामान्य ठंड नहीं थी। यह ऐसी ठंड थी जो शरीर के अंदर तक पहुंचकर हड्डियों को तोड़ने लगे। हवा उसके चेहरे को ऐसे काट रही थी जैसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े त्वचा से टकरा रहे हों। डैन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ऊपर आसमान था, लेकिन कुछ अजीब था। सूरज क्षितिज के ऊपर रुका हुआ था। वह आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे समय खुद रुक गया हो। डैन उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा शरीर दर्द से भर चुका था। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। उसकी त्वचा जमने लगी थी। वह समझ चुका था अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक विशाल चीज पर जाती है। बर्फ के बीच एक टूटा हुआ टेलीस्कोप, इतना बड़ा कि उसका लेंस किसी खाने की मेज जितना था। उसके आसपास पत्थरों के टूटे हुए हिस्से पड़े थे। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह किसी पुराने वेधशाला के अवशेष थे। तभी डैन को अपनी पीठ पर किसी का धक्का महसूस होता है। वह तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है एक लड़की उसके सामने खड़ी है। उसने भारी फर वाला कोट पहन रखा था। कमर पर एक लालटेन बंधी थी और पीठ पर एक क्रॉसबो। उसकी सांसें सफेद धुएं की तरह हवा में दिखाई दे रही थीं। वह डैन को देखकर कुछ बोलती है, एक ऐसी भाषा जिसमें उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज साफ थी, वह उस पर भरोसा नहीं करती थी। लड़की अपने क्रॉसबो को उसकी ओर उठाती है। डैन धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है, मैं हथियारबंद नहीं हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहां कैसे आया हूं। लड़की उसकी बात नहीं समझती, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सवाल दिखाई देता है। फिर उसकी नजर डैन की जैकेट पर जाती है। एक ग्रे रंग की जैकेट जिसकी बांह पर एक चिन्ह बना हुआ था। ऑर्बिटल टेराफॉर्मिंग इनिशिएटिव 2387। लड़की अचानक बदल जाती है, क्योंकि वह चिन्ह इस दुनिया में किसी ने सदियों से नहीं देखा था। वह डैन को देखती है, फिर दूर क्षितिज की तरफ इशारा करती है। वहां बर्फ और अंधेरे के बीच एक विशाल कांच का गुंबद दिखाई दे रहा था। एक ऐसी संरचना जिसे देखकर डैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह इसे पहचानता था। यह थी तीसरी पीढ़ी की जियोडेसिक संरचना। एक ऐसी तकनीक जो उसकी दुनिया में सिर्फ इतिहास की किताबों में बची थी। डैन के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था,
अगर यह संरचना यहां मौजूद है तो इसका मतलब है कि कभी यहां इंसान रहते थे, और अगर इंसान रहते थे तो शायद वह अकेला नहीं था। म्यूजिक राइजेज। लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे खड़ा करती है। फिर वह गुंबद की तरफ चलने लगती है। डैन उसके पीछे चलता है, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बर्फ उसके घुटनों तक थी। हर कदम उठाना मुश्किल था। उसका शरीर कमजोर गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष स्टेशन के वातावरण का आदी था। लेकिन इस ग्रह पर हर कदम मौत से लड़ने जैसा था। कुछ समय बाद डैन ने दूर से उस शहर को देखा। एक शहर जो पूरी तरह बर्फ में कैद था। एक शहर जो खत्म होने के करीब था। लेकिन डैन को अभी पता नहीं था कि आने वाले दिनों में वही आदमी इस मरती हुई सभ्यता की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। डैन मॉर्गन उस लड़की के पीछे पीछे चलता रहा। उसके सामने अब वह विशाल कांच का गुंबद था। एक ऐसी संरचना जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाता। सैकड़ों साल पुरानी तकनीक है, फिर भी अभी तक खड़ी हुई। लेकिन करीब से देखने पर उसकी हालत साफ दिखाई दे रही थी। कई पैनल टूट चुके थे। धातु के हिस्सों की जगह लकड़ी की बीमें लगा दी गई थीं। जोड़ों पर पुराने रेजिन के निशान थे। फिर भी वह गुंबद खड़ा था। 300 सालों की बर्फ, अंधेरा और भयानक तूफानों के बाद भी गेट के पास 2 पहरेदार खड़े थे। उनके शरीर पर चमड़े की कवच थी, हाथों में लंबे भाले, जैसे कोई पुरानी दुनिया और भविष्य की दुनिया एक साथ मिल गई हो। उन्होंने डैन को देखा, फिर उसकी जैकेट को देखा, फिर उस अजीब चिन्ह को जो उनकी समझ से बाहर था। लड़की ने उनसे कुछ कहा। पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक तुरंत अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने लंबा चोगा पहन रखा था। उसके बाल सफेद थे। चेहरे पर एक पुराना निशान था। उसकी आंखों में अनुभव था। वह काफी देर तक डैन को देखता रहा। फिर उसने एक सवाल पूछा, तुम कौन हो? डैन ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं एक इंजीनियर हूं। मैं दूर से आया हूं और मैं मदद करना चाहता हूं। लेकिन उसके शब्दों का असर कम था, क्योंकि इस दुनिया में अजनबियों पर भरोसा करना आसान नहीं था। डैन को आखिरकार शहर के अंदर ले जाया गया, और जैसे ही वह गुंबद के अंदर पहुंचा, उसे एक बात समझ आ गई। यह जगह सिर्फ ठंडी नहीं थी, यह जगह मर रही थी। शहर की गलियां संकरी थीं। घर पत्थर से बने थे। छोटी छोटी खिड़कियां थीं। कहीं कोई पेड़ नहीं था, कोई घास नहीं, कोई प्राकृतिक जीवन नहीं। सिर्फ पत्थर, धातु और फर के कपड़े पहने लोग। हवा में कोयले की गंध थी। पुराने फिल्टर अपनी आखिरी सीमा तक काम कर रहे थे। लोगों के चेहरे थके हुए थे। आंखों के नीचे काले घेरे थे। बच्चे खेल नहीं रहे थे। वे बस दीवारों के पास बैठकर गर्मी बचाने की कोशिश कर रहे थे। डैन समझ गया, यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक ऐसी सभ्यता थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे एक छोटे कमरे में रखा गया। एक साधारण बिस्तर, एक छोटा दीपक और एक बाल्टी। लड़की ने उसकी तरफ देखा, फिर बिस्तर की ओर इशारा किया, और पहली बार डैन एक शब्द समझ पाया, सो जाओ। दरवाजा बंद हुआ। बाहर से ताला लगने की आवाज आई। डैन को कैद किया गया था, लेकिन उसे पता था, यह इसलिए नहीं था कि वह भाग न सके, बल्कि इसलिए
क्योंकि इस शहर में हर चीज की कीमत थी, यहां तक कि गर्म हवा की भी। 3 दिन तक डैन उसी कमरे में रहा। उसे खाना दिया जाता था, पतली सी खिचड़ी जैसी चीज, सूखा हुआ मांस और थोड़ा गर्म पानी। लेकिन इस दुनिया में गर्म पानी भी किसी खजाने से कम नहीं था। इन 3 दिनों में डैन ने बहुत कुछ समझने की कोशिश की। उसने दीवारों को देखा, पुराने उपकरणों को देखा, और फिर उसकी नजर गई एक चमकती हुई चीज पर। एक छोटा सा क्रिस्टल। वह साधारण क्रिस्टल नहीं था, यह एक ऊर्जा स्रोत था। डैन ने उसे ध्यान से देखा। उसके अंदर ऊर्जा की धड़कन चल रही थी। लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। डैन को अपनी इंजीनियरिंग याद आई। उसकी दुनिया में ऐसी धातुओं का इस्तेमाल अंतरिक्ष लिप सिस्टम में किया जाता था। वे ऊर्जा और गर्मी पैदा कर सकती थीं। लेकिन यहां उसी तकनीक को जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह था हीट क्रिस्टल। सिल्वरहोम की जिंदगी इसी पर निर्भर थी। लेकिन समस्या यह थी कि यह क्रिस्टल कमजोर हो रहा था। डैन ने उसकी ऊर्जा गणना शुरू की। हर धड़कन के बीच का समय बढ़ रहा था। एक स्वस्थ क्रिस्टल में अंतर बहुत कम होना चाहिए था, लेकिन इस क्रिस्टल में हर पल कमजोरी बढ़ रही थी। फिर डैन ने हिसाब लगाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर कुछ नहीं किया गया तो इस शहर के पास ज्यादा समय नहीं था। शायद सिर्फ 10 साल। इतने बड़े शहर के लिए 10 साल कुछ भी नहीं थे। हजारों लोग, हजारों जिंदगी एक कमजोर ऊर्जा स्रोत पर निर्भर थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। वह लड़की अंदर आई। अब डैन को उसका नाम पता चला, एल्गा। वही लड़की जिसने उसे बर्फ से बचाया था। डैन ने उससे पूछा, इस शहर में कितने लोग रहते हैं? एल्गा ने जवाब दिया, 12,000। फिर कुछ देर रुकिए और बोले, और वेलगार्ड से आए लोग भी हैं, 8,000। डैन ने धीरे से सिर उठाया। कुल 20,000 लोग, एक टूटे हुए गुंबद के नीचे, एक कमजोर क्रिस्टल के सहारे। उसने फैसला कर लिया, वह सबसे पहले गुंबद को ठीक करेगा, क्योंकि अगर गर्मी बाहर जाती रही तो कोई भी तकनीक इस शहर को नहीं बचा सकती। एल्गा ने पूछा, क्या तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो? डैन ने गुंबद की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता। 12वें दिन सिल्वरहोम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। डैन मॉर्गन ने गुंबद की मरम्मत शुरू कर दी थी, लेकिन शहर के लोग अभी भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। उनके लिए वह सिर्फ एक अजनबी था, एक ऐसा इंसान जो अचानक बर्फ के बीच से आया था, जिसकी भाषा अलग थी, जिसके कपड़े किसी पुराने युग से आए हुए लगते थे। लेकिन डैन के पास समय नहीं था। उसे पता था, अगर गुंबद ठीक नहीं हुआ तो यह शहर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एल्गा ने उसके लिए 6 लोगों की एक टीम तैयार की। इस टीम का नेतृत्व करता था टॉरविन, एक मजबूत और अनुभवी इंजीनियर। उसके हाथ इतने बड़े थे कि किसी मशीन के हिस्से जैसे लगते थे, लेकिन उसकी आंखों में शक था। वह सोच रहा था, क्या सच में यह अजनबी उनकी मदद कर सकता है? डैन ने ज्यादा भाषण नहीं दिया। उसने सिर्फ एक पुराना रेजिन का टुकड़ा उठाया, उसे गर्म किया और सबको दिखाया। फिर उसने गुंबद के पुराने जोड़ की तरफ इशारा किया। यहां समस्या है, यह जोड़ 60 डिग्री के कोण पर बनाया गया है। इस वजह से गर्मी सीधे बाहर निकल रही है। लोग चुपचाप उसे देखते रहे।
फिर डैन ने जमीन पर चित्र बनाना शुरू किया। उसने नया डिजाइन बनाया, एक नया कोण, 72 डिग्री। उसने समझाया कैसे त्रिकोणीय संरचना में भार बांटा जाता है, कैसे गर्मी वापस अंदर की तरफ भेजी जा सकती है, और कैसे एक छोटा सा बदलाव है पूरे शहर को बचा सकता है। टॉरविन ने रेजिन का टुकड़ा उठाया। उसने डैन के बताए तरीके को दोहराया। कुछ देर बाद वह बिल्कुल सही बना था। टॉरविन ने पहली बार डैन की तरफ देखा और बोला, पहली कोशिश में सही। हाथों की समझ कभी कभी दिमाग से तेज होती है। डैन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया था अब यह सिर्फ उसका काम नहीं था, अब यह पूरी टीम का मिशन था। पहला जोड़ ठीक करने में 2 दिन लगे। सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्या यह काम करेगा या फिर सब बेकार जाएगा। एल्गा ने ऊर्जा मापने वाला उपकरण लगाया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर आंकड़े बदलते रहे। भेड़, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। गर्मी का नुकसान पहले 34% था, अब सिर्फ 12% रह गया था। उस रात एल्गा पहली बार डैन के पास आई। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, काम करता है। अगले दिन दूसरे जोड़ की मरम्मत शुरू हुई, फिर तीसरा जोड़। अब टीम पहले से ज्यादा तेज काम कर रही थी। टॉरविन खुद अपने लोगों को डैन की तकनीक समझाने लगा। कई बार डैन के बोलने से पहले ही 1 सप्ताह बाद सिल्वरहोम बदल चुका था। गुंबद अब पहले की तरह 34% गर्मी नहीं खो रहा था। अब नुकसान सिर्फ 9% था। यह डैन के अनुमान से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन फिर भी 34 और 9 के बीच का फर्क बहुत बड़ा था। और फिर वह पल आया जिसका इंतजार पूरे शहर ने किया था। सिल्वरहोम का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया था, सिर्फ 2 डिग्री। लेकिन इस दुनिया में जहां हर दिन मौत से लड़ाई थी, 2 डिग्री का मतलब था जिंदगी। लोगों ने बदलाव महसूस किया। बच्चों ने पहली बार बिना कांपे रात बिताई। बुजुर्गों ने पहली बार राहत की सांस ली। अगली सुबह जब डैन शहर के निचले हिस्से से गुजर रहा था, एक महिला उसके सामने आ गई। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। महिला ने डैन का हाथ पकड़ा और कुछ कहा। डैन उसकी भाषा पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ समझ गया। उसकी बेटी 3 महीनों में पहली बार सिर्फ एक कंबल में सोई थी। पहले उसे 2 कंबलों की जरूरत पड़ती थी। महिला की आंखों में आंसू थे। वह डैन के सामने झुक गई। डैन ने धीरे से कहा, यह सिर्फ गणित था, सिर्फ इंजीनियरिंग। लेकिन उस महिला के लिए वह गणित नहीं था, वह उम्मीद थी। 15वें दिन डैन मॉर्गन को सिल्वरहोम की परिषद के सामने बुलाया गया। यह वही परिषद थी जो इस शहर के हर बड़े फैसले को नियंत्रित करती थी। ऊपरी स्तर पर बना हुआ एक गोल कमरा, पत्थर की दीवारें, पुरानी तकनीक, और बीच में एक बड़ी गोल मेज। मेज के चारों तरफ 5 लोग बैठे थे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। उनके कपड़े भारी फर से बने थे। उनके चेहरे पर वर्षों की चिंता और संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आगे बैठा था गार्डियन ओडेन, एक लंबा और दुबला बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह बिना पलक झपकाए डैन को देख रहा था। उसके पास बैठी थी गार्डियन वीरा, एक कठोर स्वभाव वाली महिला। वह शहर के संसाधनों की जिम्मेदारी संभालती थी और बहुत से लोग मानते थे कि उसने अतीत में ऐसे फैसलों का समर्थन किया था
जिनमें कमजोर लोगों को शहर से बाहर भेज दिया गया था। ओडेन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया ताकि डैन उसकी भाषा समझ सके। तुम कौन हो, कहां से आए हो, और सबसे जरूरी, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? डैन कुछ पल शांत रहा, फिर उसने आसान शब्दों में जवाब दिया, मैं इंजीनियर हूं, मैं दूर से आया हूं, मैं मदद करना चाहता हूं। वीरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में भरोसा नहीं था। उसने पूछा, हमें एक ऐसे इंसान पर भरोसा क्यों करना चाहिए जिसे हमने बर्फ के बीच पाया, जिसके कपड़े और पहचान हमें समझ नहीं आते? डैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि गुंबद अब पहले से बेहतर है। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं और दिखा सकता हूं। परिषद के पास कोई आसान जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार सदियों बाद किसी ने सिल्वरहोम को बदलना शुरू किया था। अगले कुछ हफ्तों में शहर धीरे धीरे बदलने लगा, बहुत तेजी से नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है बॉटनिकल सेक्शन में, एक जगह जहां सदियों से सिर्फ कृत्रिम चीजें उगाई जाती थीं। डैन और एक युवा वैज्ञानिक, जोरा, उन्होंने छोटे छोटे पौधों के नमूने निकाले। उन्होंने उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में रखा, ज्यादा गर्मी, कम रोशनी, अलग अलग नमी, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सिल्वरहोम ने 300 सालों से नहीं देखा था। एक छोटी सी हरी परत, एक छोटा सा जीवन, बर्फ की दुनिया में एक हरा संकेत। डैन ने मिट्टी बनाने का काम भी शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि असली मिट्टी यहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने पुराने जैविक कचरे को इकट्ठा किया, बचे हुए भोजन के टुकड़े, पुराने फिल्टरों में फंसे कण और जैविक पदार्थ। डैन ने कहा, मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं होती, मिट्टी एक जीवित व्यवस्था होती है। सोरा ने यह बात अपनी किताब में लिख ली और नीचे एक छोटा सा नोट जोड़ा। डैन के अनुसार 2 महीने बाद सिल्वरहोम में पहली बार एक छोटी हरी जगह बनाई गई, सिर्फ 10 वर्ग मीटर, लेकिन उस छोटी सी जगह में एक पूरी दुनिया छिपी थी। कुछ पत्तियां, कुछ काई, कुछ छोटे पौधे। जब बच्चों को वहां लाया गया तो वे अंदर जाने से डर रहे थे, क्योंकि उनके लिए हरा रंग सिर्फ पुरानी किताबों में था। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी उंगली एक पत्ती पर रखी, फिर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसने कोई जादू छू लिया हो। फिर वह मुस्कुराया और बाकी बच्चे भी आगे बढ़ाए। उस दिन पूरे सिल्वरहोम में एक नई आवाज गूंजी, हंसी। लेकिन इसी बीच एक और खतरा सामने आ चुका था, ऊर्जा। डैन ने हीट क्रिस्टल के आंकड़े फिर से जांचे, और इस बार परिणाम पहले से ज्यादा खराब था। क्रिस्टल की धड़कन अब और धीमी हो चुकी थी। पहले 3 सेकंड का अंतर था, अब 4 सेकंड। इसका मतलब था ऊर्जा उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो रही थी। डैन ने एल्गा को बुलाया और कहा, हमारे पास समय कम है। एल्गा ने पूछा, कितना? डैन ने क्रिस्टल को देखते हुए जवाब दिया, 5 साल। कमरे में सन्नाटा छा गया। एल्गा ने धीरे से पूछा, और अगर हम कुछ नहीं करें? डैन ने कहा, तो शायद 3 साल। अब सिर्फ गुंबद की मरम्मत काफी नहीं थी, सिर्फ पौधे उगाना काफी नहीं था। उन्हें एक नया ऊर्जा स्रोत चाहिए था।
और डैन जानता था उसका जवाब शायद वहां था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुराना ऑर्बिटल स्टेशन, वही जगह है जहां से डैन इस दुनिया में आया था। लेकिन वहां जाना मतलब था गुंबद छोड़ना, बर्फीले अंधेरे में जाना, और उस जगह जाना जहां से पिछले 200 सालों में कोई वापस नहीं लौटा था। अगली सुबह डैन मॉर्गन ने परिषद के सामने अपना फैसला सुना दिया। वह पुराने ऑर्बिटल स्टेशन तक जाएगा, वही स्टेशन जहां से वह इस दुनिया में आया था। कमरे में बैठे सभी लोग शांत हो गए, क्योंकि हर कोई जानता था इसका मतलब क्या था। गुंबद के बाहर जाना, उस अंतहीन बर्फीले तूफान में जाना, उस जगह जाना जहां इंसान कुछ ही मिनटों में जम सकता था। गार्डियन ओडेन ने पूछा, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? डैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मेरा जहाज वहीं है, और अगर वह अभी भी बचा हुआ है तो शायद उसमें ऐसी तकनीक हो सकती है जो इस शहर को बचा सके। वीरा ने तुरंत कहा, और अगर वहां कुछ नहीं मिला तो? अगर तुम वापस नहीं आए तो? डैन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। वीरा ने सिर हिलाया, कोशिश से शहर नहीं बचते। डैन ने जवाब दिया, लेकिन बिना कोशिश के शहर जरूर खत्म हो जाते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद परिषद ने अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। डैन अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ जाएगी एरिंग, वही लड़की जिसने उसे पहली बार बर्फ से बचाया था, जिसने उसे इस नई दुनिया में लाया था। एरिंग ने सिर्फ इतना कहा, मैं रास्ता जानती हूं। यात्रा की तैयारी में 3 दिन लगे। उन्हें भारी फर के कपड़े दिए गए, विशेष जूते, ऑक्सीजन फिल्टर और पुराने नेविगेशन उपकरण। डैन ने अपना पुराना ऑर्बिटल सूट भी ठीक किया। वह पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ सेंसर सक्रिय थे। वही सूट जिसने उसे 300 साल आगे की दुनिया में जिंदा रखा था। चौथे दिन सुबह सिल्वरहोम का बाहरी दरवाजा खुला। भारी धातु की प्लेटें धीरे धीरे अलग हुईं। बाहर सिर्फ अंधेरा था, न कोई पेड़, न कोई जीवन, सिर्फ बर्फ। एरिंग आगे बढ़ी। डैन उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अब वे दोनों अकेले थे। पहले 6 घंटे सबसे कठिन थे। बर्फ घुटनों तक थी। हवा इतनी तेज थी कि बोलना भी मुश्किल था। कई बार डैन गिर गया, और हर बार एरिंग ने उसे उठाया। लेकिन 7वें घंटे में डैन ने देखा कि एरिंग भी थक रही थी। उसने पूछा, तुम यहां पहले कितनी बार आई हो? एरिंग कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पहली बार। डैन रुक गया, तो तुमने झूठ बोला। एरिंग ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने कहा था कि मैं रास्ता जानती हूं, यह नहीं कहा था कि मैं वहां गई हूं। डैन पहली बार मुस्कुराया। रात होने लगी। हालांकि इस दुनिया में रात और दिन में ज्यादा फर्क नहीं था। सूरज हमेशा एक ही जगह पर अटका हुआ था। उन्होंने बर्फ के नीचे छोटा सा शिविर बनाया। एरिंग ने आग जलाई। डैन उस आग को देखता रहा। इतनी साधारण चीज, लेकिन इस दुनिया में आग भी किसी खजाने से कम नहीं थी। कुछ देर बाद एरिंग ने पूछा, तुम सच में कहां से आए हो? डैन चुप रहा, फिर आसमान की तरफ देखा, और पहली बार उसे एहसास हुआ, शायद वह सिर्फ समय में नहीं गिरा था,
शायद वह किसी ऐसी दुनिया में आ गया था जो उसकी अपनी दुनिया से भी ज्यादा अजंबी थी। अगली सुबह उन्हें वह दिखाई दिया। बर्फ के बीच एक विशाल काली संरचना, आधा जमीन में दबा हुआ, टूटा हुआ है, लेकिन पहचानने योग्य। ऑर्बिटल स्टेशन। डैन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों के सामने उसका अतीत खड़ा था। वही जगह है जहां से उसने आखिरी बार पृथ्वी को देखा था, जहां से उसका मिशन शुरू हुआ था और जहां से सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। दोनों धीरे धीरे स्टेशन के अंदर पहुंचे। मुख्य दरवाजा पूरी तरह जम चुका था, लेकिन डैन के पुराने एक्सेस कोड अभी भी काम कर रहे थे। उसने अपना उपकरण निकाला। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा, लेकिन डैन को सब कुछ पहचान में आ रहा था। दीवारें, गलियारे, पुराने मॉनिटर। यह जगह अब एक स्टेशन नहीं थी, यह एक कब्र जैसी लग रही थी। वे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचे। डैन ने मुख्य सिस्टम चालू करने की कोशिश की। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं। फिर उसने आपातकालीन ऊर्जा सेल जोड़े और अचानक एक स्क्रीन चमक उठी। सिस्टम रिबूटिंग। टाइम पास्ट 328 ईयर्स। डैन की सांस रुक गई। यह पुष्टि थी, वह सच में 328 साल आगे आ चुका था। सिस्टम ने पुराने डेटा खोलना शुरू किया। मिशन रिकॉर्ड, वैज्ञानिक रिपोर्ट और आखिरी संदेश। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह डैन खुद था, लेकिन 300 साल पुराना। उसकी अपनी आवाज गूंजी। अगर कोई यह रिकॉर्ड देख रहा है, तो इसका मतलब है कि मिशन योजना के अनुसार नहीं चला। ऑर्बिटल टेराफॉर्मिंग प्रोजेक्ट असफल हो गया है। लेकिन अगर कोई अभी भी जीवित है, तो उम्मीद अभी बाकी है। डैन ने डेटा खोजना शुरू किया और फिर उसे वह मिल गया। एक ऊर्जा प्रणाली का डिजाइन, हीट क्रिस्टल का मूल संस्करण, लेकिन यह सिल्वरहोम के क्रिस्टल से अलग था। यह ज्यादा शक्तिशाली था और इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता था। बस एक चीज चाहिए थी, एक विशेष ऊर्जा कोर, और वह अभी भी स्टेशन के अंदर मौजूद था। डैन और एरिंग ने उस कोर को खोज लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, पूरा स्टेशन हिलने लगा। पुरानी संरचना टूटने लगी, बर्फ अंदर आने लगी, अलार्म बजने लगे। उन्हें भागना था। एरिंग ने ऊर्जा कोर उठाया। डैन ने डेटा मॉड्यूल लिया और दोनों पूरी ताकत से बाहर भागे। 3 दिन बाद वे सिल्वरहोम वापस लौट आए। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे सिर्फ वापस नहीं आए थे, वे अपने साथ भविष्य लेकर आए थे। नए ऊर्जा कोर के साथ पुराना हीट क्रिस्टल फिर से सक्रिय किया गया। गुंबद की गर्मी स्थिर होने लगी, बगीचे बड़े होने लगे। पहली बार बच्चों ने असली पेड़ देखे, और पहली बार सिल्वरहोम के आसमान में सिर्फ कृत्रिम रोशनी नहीं, बल्कि उम्मीद चमकी। कई साल बाद डैन अक्सर गुंबद के किनारे खड़ा होकर बाहर की बर्फ को देखता था। वही बर्फ जिसने कभी उसे खत्म करने की कोशिश की थी, अब सिर्फ एक पुरानी याद थी। एरिंग उसके पास आकर खड़ी होती। वह अब सिर्फ उसकी गाइड नहीं थी, वह उसकी दोस्त थी, उसका परिवार थी, और इस नई दुनिया की कहानी का हिस्सा थी। क्योंकि कभी कभी सबसे अंधेरी जगहों में भी जीवन छिपा होता है। कभी कभी
एक छोटी सी हरी पत्ती पूरी दुनिया बदल सकती है। और कभी कभी आसमान से गिरा हुआ एक अजनबी वही इंसान बन जाता है जो पूरी सभ्यता को बचा लेता है। अगर आपको रिवन की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार मानव और फैंटेसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई दुनिया और एक नए हीरो के साथ। द एंड।